नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमने पिछले वीडियो में आधुनिक काल के पिछले वीडियो में हमने हमारे जो पाठ्यक्रम में दिया आधुनिक काल का हमें दिया गया है, और पिछले वीडियो में हम आधुनिक काल की दो धाराओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहली इसका उत्थान है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आधुनिक काल का जो तीसरा उत्थान है, तृतीय उत्थान है, उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। इसका समय है 1918 से 1936। देखिए, आधुनिक काल जो है वह एक प्रगति का, एक विकास का काल रहा है, और साथ ही इसमें विविध धाराओं का आगमन भी होता रहा है। बहुत सारे उत्थान इसमें पाए जाते हैं। तो पहला जो उत्थान था भारतेंदु युग था, दूसरा था द्विवेदी युग था, और आज तीसरा हम पढ़ रहे हैं छायावाद। समय सीमा है 1918 से 1936। देखिए, छायावाद का आरंभ या छायावाद का उद्भव किस प्रकार होता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया, और उसके बाद द्विवेदी युग का दूसरा नाम था जागरण सुधार काल। अब द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां थीं, वे प्रवृत्तियां समाज सुधार की थीं, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थीं और मानवता से परिपूर्ण थीं। साथ ही उनमें इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती थी। इतिवृत्तात्मकता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एक ही बात को बार बार में घुमा फिरा कर कहना। राष्ट्रीयता के जो विचार थे, राष्ट्रीयता या मानवता या नीति आदर्श से संबंधित जो विचार थे, वो द्विवेदी काल की प्रमुख प्रवृत्ति बने, और इन प्रवृत्तियों के प्रयोग से, लगातार इनका प्रयोग करने से कहीं ना कहीं काव्य में, द्विवेदी युग के काव्य में कहीं ना कहीं हमें नीरसता भी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ी बात थी कि उस नीरसता से, जो द्विवेदी युग में जो बार बार में एक बात को घुमा फिरा कर कहने की वाली जो नीरसता आई थी काव्य में, उस नीरसता से उभारने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो करता है अगला हमारा उत्थान है जो आधुनिक काल का, वो है छायावाद। वो उस नीरसता से उभारने का कार्य करता है। किस प्रकार? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का होना, उसके साथ ही लोगों के हताश निराश मन में सौंदर्य की एक अलग अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए छायावाद का उद्भव हुआ। छायावाद का देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ तथ्यों पर आज विचार करेंगे कि किस प्रकार छायावाद का आरंभ हमें होने को दिखता है। तो उनके बारे में आज हम सबसे पहले तथ्यों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंडित मुकुटधर पांडे ने एक पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया कि भाई सबसे पहले छायावाद का प्रयोग किसने किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि बंगला की जो कविता हैं उनमें छायावाद का प्रयोग किया जाता है। कुछ अलग विद्वान कुछ अलग तथ्यों को मानते हैं। लेकिन हम जब तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि भाई मुकुटधर पांडे जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हैं? पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे हैं जिन्होंने छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे हम देखें तो छायावाद का जो इन्होंने प्रयोग किया था वो किसी प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया था कि भाई ये युग बनेगा या इसके अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं शामिल होंगी। इन्होंने एक निबंध के शीर्षक में इसका प्रयोग किया है। आगे चलकर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है झरना, इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। अब छायावाद में पाए जाने वाली जो विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति का सुंदर चित्रण। प्रकृति के उस सुंदर चित्रण को मानव जीवन के सौंदर्य के साथ जोड़ना।
कि भाई प्रकृति के सुंदर चित्रों को, प्रकृति की सुंदर कल्पना को मानव जीवन के सौंदर्य से जोड़कर प्रस्तुत करना छायावाद का प्रारंभिक कार्य रहा है। और यह कार्य हमें कहां देखने को मिलता है? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति झरना में। तो झरना का प्रकाशन कब होता है? 1918 में। तो इस आधार पर सबसे पहले प्रयोक्ता, छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान थे पंडित मुकुटधर पांडे। लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं, छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, वो किसमें पाई जाती हैं? झरना काव्य कृति में सबसे पहले। तो झरना में पाए जाने के कारण छायावाद का जो प्रवर्तक है वो सर्वमान्य रूप से किसको माना गया है? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का प्रवर्तक सर्वमान्य रूप से प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, क्योंकि जो छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं जिनमें सौंदर्य है, प्रकृति चित्रण है, मानव जीवन के विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, प्राकृतिक सुंदरता को मानव जीवन से जोड़ना है, मानवीकरण है, ये सारी विशेषताएं हमें कहां मिलती हैं? सबसे पहले झरना में। तो झरना के प्रकाशन से ही छायावाद का आरंभ माना गया और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम यहां देखें तो एक प्रकार से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले पंडित मुकुटधर पांडे थे। झरना का प्रकाशन से ही किसकी आरंभ हो गया? छायावाद का। इसलिए छायावाद का आरंभ कहां से माना जाता है? 1918 से 1936। देखिए, आरंभिक समय में कुछ कविताएं भी प्रकाशित हुई थी, अन्य कवियों की, निराला की हुई थी, पंत की हुई, लेकिन उनमें वे छायावादी प्रवृत्तियां हमें, उनमें वो गुण हमें देखने को कम मिलते हैं। तो छायावाद का सबसे पहले जो हम देखते हैं प्रवर्तक कौन माना जाता है? जयशंकर प्रसाद माना जाता है। अब यहां देखेंगे छायावाद के बारे में हमने तथ्य पढ़े हैं। अब छायावाद के बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। छायावाद के परिभाषा के बारे में बात हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो छायावाद को देखिए, छायावाद जो है इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ और तथ्यों पर बात करते हैं कि ये जो अपना वीडियो है वो 2-3 पार्ट में होकर बनेगा, क्योंकि ये जो अपना छायावाद है थोड़ा सा विस्तृत है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, छायावाद को रहस्यवाद, सौंदर्यवाद, रहस्यवाद, सौंदर्यवाद भी कहा गया, क्योंकि छायावाद में व्यक्तिगत विरह को, व्यक्तिगत जो विरह की पीड़ा थी, किसी से बिछुड़ने की पीड़ा थी, उसको कवियों ने बड़े ही सौंदर्यमयी ढंग से, रहस्यात्मक ढंग से प्रकट करने का प्रयत्न किया है। इसमें जो सम्मिलित कवि हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रेम से उत्पन्न पीड़ा दिखाई देती है, और वह जो पीड़ा थी वह उनकी ही नहीं, एक आम व्यक्ति की भी पाई जाती है। अब उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो माध्यम कैसा था? वो माध्यम था इनका सौंदर्य से परिपूर्ण। विरह भी ऐसा था जिसमें व्यक्ति अपने विरह को महसूस करता था कि भाई ये मेरे ही जीवन की कहानी है। इसलिए छायावाद की जो प्रसिद्धि है, छायावाद की जो प्रगति है वो लगातार बढ़ती रही। इसलिए इसको क्या कहा गया है? रहस्यवाद के नाम से भी जाना गया है और सौंदर्यवाद के नाम से भी जाना गया है। अब छायावाद में ये दोनों जो शब्द हैं, रहस्य और सौंदर्य, दोनों ही का ही महत्वपूर्ण प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इनकी कविताओं के महत्वपूर्ण गुण हैं कौन कौन से? रहस्य और सौंदर्य। सौंदर्य कैसा है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने जो व्यक्तिगत प्रेम है उससे जुड़ा हुआ है। अब रहस्यात्मक प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसमें अज्ञात प्रियतम जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसको
प्रसन्न करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उससे जुड़ी हुई प्रेमपूर्ण घटनाओं को, प्रेमपूर्ण स्मरण को याद करने के लिए यहाँ कवियों ने अपने काव्य में इन दोनों रहस्यवाद और सौंदर्यवाद का सहारा लिया है। अब हम आगे इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन परिभाषा का एक स्पेशल, एक अलग से हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में केवल हमने एक कुछ तथ्यों के बारे में जाना कि छायावाद का आरंभ कब से हुआ, छायावाद के प्रथम प्रयोग करने वाले कवि कौन थे, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, साथ ही छायावाद की को आगे बढ़ने में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रमुख रही हैं, कौन कौन सी हैं, रहस्यवाद है, और छायावाद का दूसरा नाम क्या माना जाता है, रहस्यवाद माना जाता है, और सौंदर्यवाद माना जाता है। आगे के बारे में इसके विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।